नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में एक और नई नोटिफिकेशन आप सभी के लिए आ चुकी है, यानी कि एक और नई जॉब आप सभी के लिए जो है आ चुकी है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में है। यानी कि आपकी जो है ये बैंक के अंदर जॉब रहेगी, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आपको मेनली ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन की तरफ से, यानी कि आईबीपीएस की तरफ से एक और नई जॉब आई है, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में, जिसमें 8,612 पदों पर नई जॉब निकाली गई है। आप अगर मेरी बात दोबारा ध्यान से सुने तो मैंने बोला है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन, यानी कि आईबीपीएस की तरफ से जो है भारतीय राज्य के भारतीय देश के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जो है ये जॉब निकाली गई, जिसके अंदर जो संख्या है वो 8,612 लोगों को जॉब देने की है। यहाँ पर जो है दो तीन अलग अलग पोस्ट हैं जिनके ऊपर जॉब मिलेगी, तो वो सब मैं इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस जॉब का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपका आ चुका है, जो जैसा कि मैं आपको बताऊँ, ये 1 जून को इसका नोटिफिकेशन आया है। साथ ही 1 जून से ही अप्लाई करना भी चालू हो गया है इस जॉब के लिए, यानी कि 1 जून से 2023 में आप इस फॉर्म को भर के इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले आपके लिए नोटिफिकेशन को जानना कि ये जॉब है किस चीज़ के लिए, और इस जॉब में क्या काम रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, कहाँ पर जाके जॉब करनी है, और साथ में क्या क्या फ़ायदे रहेंगे, क्या कोई रिजर्वेशन है, या फिर हमें ये जॉब अगर मिलने वाली है तो हम इसको एग्ज़ाम देकर लेंगे जॉब को, या फिर हम अपने 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन वाले जो है उसके बेस पर जो है हम यहाँ पर ये जॉब लेंगे, उसके मार्कशीट के बेस पर या उसके डिग्री के बेस पर हम इस जॉब को लेने वाले हैं, या फिर हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट एग्ज़ाम देंगे क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से और उसके बाद हम इस जॉब को लेंगे, वो भी हम जानेंगे। मतलब हम फॉर्म भरने से लेके आपको जॉब मिलने तक का प्रोसेस सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा इसके लिए कोई उम्र सीमा रखी गई है या क्या, अगर कोई उम्र सीमा रखी गई होगी तो वो कितनी रखी गई है, आपकी जाति के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से कोई रिजर्वेशन होगा अगर, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स का आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और बाकी सारी चीज़ें इस जॉब से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, जिससे कि आपकी कोई भी चीज़ यहाँ पर इस जॉब के लिए ना छूट जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर मैंने जो है अभी आपके सामने जो खोला हुआ है, वो जो है ये मेन वेबसाइट खोली हुई है, जो कि आपके इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन की वेबसाइट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट। तो ये कॉमन रिक्रूटमेंट, कौन सी रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, ये उसी रिक्रूटमेंट की बात हो रही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है भर्ती, यानी किसी भी जॉब या फिर किसी भी नौकरी जब आपको दी जाती है तो नौकरी को ही रिक्रूटमेंट बोला जाता है, जॉब बोला जाता है, भर्ती को ही जो है रिक्रूटमेंट कहा जाता है। तो ये आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। अभी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब के लिए। आपको कहीं नहीं जाना है, सिंपल वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलना है। और डिस्क्रिप्शन कैसे आता है, वीडियो के नीचे आप अगर देखेंगे तो मोर का ऑप्शन आता है, उस मोर के ऑप्शन को जैसे ही दबाते हैं तो आपको वीडियो के बारे में सारा कुछ पता लग जाता है, इस वीडियो में क्या क्या है, और कि जो भी लिंक होते हैं वो सब वहीं आपको मिलते हैं। तो वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुँचेंगे और वहाँ से आप फॉर्म भर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और वो लिंक मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नोटिफिकेशन का भी और साथ में इस जॉब के लिए अप्लाई करने का भी जो है लिंक लगा दूंगा। साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रहेंगी, जैसे कि सिलेबस हो गया, बाकी सारी चीज़ों के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिससे कि यहाँ पर कोई भी आपको परेशानी इस जॉब में अप्लाई करने के लिए ना हो। तो ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं जो है डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलूँगा इस जॉब के, और पूरे नोटिफिकेशन को जो है डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपके लिए जानना ज़रूरी है इस जॉब में अप्लाई करने से पहले इस जॉब के बारे में सारा कुछ। तो देखिए नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर अगर देखें तो 66 पेजेस का पूरा नोटिफिकेशन है, लेकिन हम जो भी हमें लगेगा इंपॉर्टेंट हम सब कुछ डिस्कस जो है यहाँ पर कर लेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम जो है यहाँ पर फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन, यानी कि आईबीपीएस की तरफ से ये जॉब है।
और इसी जॉब के बारे में मैं जो है यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, इन्हीं की तरफ से जो है जॉब है। यहाँ पर लिखा है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब कि जो नॉर्मल प्रोसेस क्या रहेगा अप्लाई करने का, जो कि आपको किसके लिए करना है। यहाँ पे आपको ऑफिसर के लिए स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। देखिए स्केल क्या होता है, आपने सुना होगा कभी कभार, हम जब गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर सैलरी का होता है जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये पोस्ट का होता है, और ग्रेड ए, ग्रेड बी सैलरी को बोला जाता है। सेम उसी तरीके से आपके ऑफिसर जो काम कर रहे होते हैं बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर, तो वहाँ पर भी जो है यहाँ पर लेवल्स होते हैं। पोस्ट का पद होता है, कितना ऊंचा है या कितना छोटा है, या फिर मतलब काम के हिसाब से, या फिर आपके एजुकेशन के हिसाब से कि काफ़ी अगर कोई हार्ड वर्क होता है, कोई ऐसा काम होता है जिसमें ज़्यादा माइंड लगता है, तो उनको जो है ऊपर वाले स्केल में रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑफिसर के लिए स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 है। और साथ में ऑफिस असिस्टेंट भी रहेगा, जो कि बहुत सारे पर्पस, मल्टीपर्पस, अलग अलग काम के लिए लिए जाते हैं, जो कि आपका रीजनल रूरल बैंक्स के लिए रहेगा। यानी कि ग्रामीण बैंक जो है आपके, उनके लिए यहाँ पर जो है ये जॉब रहने वाली है। अब कौन कौन से बैंक हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, किस किस बैंक के लिए बात हो रही है। सारे बैंक की लिस्ट है इसके अंदर, सब कुछ जो है यहाँ पर आपको बताया जाएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पर इंडेक्स दिया गया है, इंडेक्स में ये बताया गया है कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी। जैसे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको बता दूंगा, जॉब किस चीज़ की है। पार्टिसिपेटिंग आर आर बीज आपको अभी भी मैंने बताया, जो कि आपका रूरल बैंक्स जितने भी रहेंगे, वो रीजनल रूरल बैंक्स, तो उसको RRB बोला गया है यहाँ पर शॉर्ट में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा जॉब का, नेशनैलिटी आपका इंडियन होना जरूरी है या नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उम्र कितनी रखी गई है। रिजर्वेशन उनके लिए जो कि किसी ना किसी डिसेबिलिटी में आते हैं, किसी को सुनने में दिक्कत होना, किसी को चलने में बोलने में दिक्कत होना, या फिर कोई दूसरी डिसेबिलिटी होगी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। डिसेबिलिटी में एक बात याद रखिएगा कि उसमें कुछ परसेंटेज रखा जाता है कि इतने परसेंटेज से अगर ज़्यादा है तो ही वो डिसेबिलिटी में काउंट होता है। डिसेबिलिटी मतलब कि आप उस चीज़ के लिए एबल नहीं है, तो उसको डिसेबिलिटी में लिया जाता है। तो यहाँ पर तरह तरह की डिसेबिलिटी होती है, जिसको मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर एक स्क्राइब की फैसिलिटी होती है, मतलब कि आपकी जगह कोई दूसरा कैंडिडेट या दूसरा ह्यूमन, दूसरा पर्सन जो है, चाहे मेल फीमेल, वो वहाँ जाकर एग्ज़ाम देने वाला है आपकी जगह पर। तो उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से सारा कुछ मैं जो है बाय पॉइंट बोले जा रहा हूँ। मैं यहाँ से आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन, फिर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी डिस्कस होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सारा कुछ डिस्कस होगा यहाँ पर। सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है EWS। अगर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होंगे, अगर आप उस रिलैक्सेशन लेना चाहेंगे किसी एज के अंदर, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है फॉर्म भरने की। साथ में ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा उसका पैटर्न क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी, उसका स्कोर कैसे डिसाइड होगा वो बताऊंगा आपको। कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ ये होता है आपने जो ये एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे कम से कम, आपको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए, इंटरव्यू के लिए, या फिर आपको जॉब के लिए सिलेक्ट होने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कट ऑफ स्कोर। नेक्स्ट यहाँ पे होता है कि पेनल्टी होगी आपकी, अगर आप गलत आंसर करेंगे तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे, कितने काटे जाएंगे वो डिस्कस होगा। साथ में एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ इस एग्ज़ाम को लिया जाएगा। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पैटर्न में ऐसा है कि पहले एक प्री एग्ज़ाम होगा, जैसे कि आपने दूसरे एग्ज़ाम्स भी देखे होंगे, UPSC या दूसरे कोई एग्ज़ाम, तो उसमें भी पहले प्री एग्ज़ाम होता है फिर मेंस होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक प्री एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, कहीं कहीं प्री के बाद मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। आपको फिर आपकी सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी, आपके सारे पेपर जो भी आप अप्लाई करेंगे फॉर्म भरते में, इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी बोला गया है कि वैकेंसी कितनी है, वो भी हम कास्ट वाइज बात कर लेंगे उसके बारे में कि कितनी वैकेंसी कास्ट वाइज यहाँ पर बताई गई हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्म के फॉर्मेट होंगे, लास्ट वाले जो पेजेस होंगे इस नोटिफिकेशन के, उसमें आपको दिखेंगे यहाँ पे फॉर्म। एक आपको दिखेगा EWS का फॉर्म, ये वाला EWS का फॉर्म रहेगा। साथ में यहाँ पे परफॉर्मा रहेगा, मतलब कि फॉर्म जो आप यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर आप देखिए पहले से अगर आप काम कर रहे हैं IBPS के अंदर, यानी कि आपका
पहले से अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं किसी ना किसी पोस्ट पर, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म भरना पड़ेगा उसके लिए भी, कि आपको बताना पड़ेगा फॉर्म भर के कि आप इस पोस्ट पर यहाँ पर पहले से ही काम कर रहे हैं, इस जगह पर इस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं। और यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का भी फॉर्म रहेगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के ओनर को, या वहाँ का जो मैनेजर होगा, या फिर वहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट ओनर होगा, तो उसको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तो उसके लिए भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म भरना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि हमें पता है, हमें ऐसा होता है कि हम पहले से कोई जॉब कर रहे हैं और फिर हम जो है यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं दूसरे जॉब के लिए, तो हमें पहले वाली जॉब वाली जगह से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म भरना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है क्लिक हेयर फॉर अप्लाई ऑफिसर स्केल 1 के लिए, और स्केल 2 और 3 के लिए अलग है। अब देखिए मेन डाउट यहाँ पर सबका एक रहता है वैकेंसी और नोटिफिकेशन के अंदर, कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी सारे पोस्ट के हिसाब से है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि अगर वहाँ पे बोला गया है कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फ़ीस अलग होगी, तो आपको उस हिसाब से अलग फ़ीस जो है यहाँ पर पे करनी पड़ सकती है। जैसे आप देखेंगे तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों लिंक है। आप डिस्क्रिप्शन में भी जब देखेंगे और नोटिफिकेशन पर जाएंगे, तो आप डायरेक्ट इसको क्लिक करके जो है यहाँ से अप्लाई करने जा सकते हैं। नहीं तो आपको अलग से भी लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप आसानी से जाके इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, किस चीज़ की जॉब है, कब कब होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑफिस असिस्टेंट जो है वो ग्रुप बी में आएगा, और ग्रुप ए की जो पोस्ट होगी वो उसमें आपका ऑफिसर स्केल 1 2 3 के आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन जो कराया जा रहा है, इसमें बोला गया है कि आपका अगस्त सितंबर में टेंटेटिव होगा, एग्ज़ाम आपका अगस्त सितंबर में हो जाएगा। ये आपको बता दिया गया है कि आपका अगस्त और सितंबर 2023 में इसका एग्ज़ाम लिया जाने वाला है। अब बाकी यहाँ पे पोस्ट के बारे में और डिटेल में बात है, आप इसको भी देख सकते हैं। हम इसी में आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले देखिए पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। अब देखिए यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ आरआरबी, जैसे कि आंध्र प्रदेश ग्रामीणा विकास बैंक, ये एक बैंक है। तो इस बैंक के अंदर बोला गया प्रेजेंट हेड ऑफिस, ये इसका जो हेड ऑफिस है वो वारंगल है, यानी आंध्र प्रदेश के वारंगल के अंदर इसका हेड ऑफिस है। और स्टेट की बात करूँ तो स्टेट कौन सा हो गया, तो स्टेट हो गया ये आपका तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट के अंदर आंध्र वारंगल के अंदर जो है इसका हेड ऑफिस है। यहाँ पर आपको बोला गया डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी तेलुगु। यहाँ पर जो है लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज जो है यहाँ पे बोली कही गई है। मतलब आप ये समझिए कि आपको तेलुगु आनी चाहिए अगर आप इस जॉब के लिए वहाँ अप्लाई कर रहे हैं, इस वाले हेड ऑफिस के लिए। सेम यहाँ पे दूसरा बोला गया है आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, जो कि आपका प्रेजेंट हेड ऑफिस इसका जो है कड़ापा में है, और ये आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर आता है। और इसमें आपको तेलुगु आनी चाहिए। सेम इसी में अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक जो है आपका, वहाँ पर बोला गया है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ये देखिए मैं बिल्कुल यहाँ पे जेन्युइन ये सारी बातें यहाँ से बोल रहा हूँ, या आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है कि कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ सीरियल वाइज लिखे हुए हैं। तो ये क्यों दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है, आप इसमें चेक करें कि आपके जो है आपके पास का जो मेन बैंक है उसमें अगर आपको अप्लाई करना है, तो वो चेक करना है कि उसका हेड ऑफिस कहाँ है और वो बैंक कहाँ है, वो आपको अपने राज्य के हिसाब से चेक करना है। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे। अब देखिए जिस राज्य का यहाँ पे नाम नहीं हो, अगर नहीं होगा किसी राज्य का नाम, तो आपको दूसरे राज्य में जाके जॉब करनी पड़ेगी। ये यहाँ पर जो है क्लियर फंडा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका लिखा है बड़ौदा यूपी बैंक लिखा हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक गुजरात के वडोदरा में हेड ऑफिस है, जिसमें आपको गुजराती जो है यहाँ पे जो है लोकल लैंग्वेज जो है यहाँ पे बोली जाती है। तो ये सब आपको बताया क्यों जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि वहाँ भाई आपकी जॉब लग जाती है एग्ज़ाम निकाल के, और वहाँ पे आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है आपको काम करने में। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो आप अपने राज्य के हेड ऑफिस को देखकर ही अप्लाई करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। एंड कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद द अथोराइज्ड वेबसाइट। आप टच में रहें जिससे कि कोई भी अपडेट आए तो आपको पता लग जाए। वैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर ही लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बोला गया है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है पीक्स में अप्लाई करने से पहले, मतलब इस जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले उसको सब कुछ पता होना चाहिए। ये यहाँ पे बोला गया है।
पहली तो एलिजिबिलिटी ये है कि आपका नेशनैलिटी यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप भारतीय नागरिक हैं या फिर आप नेपाल भूटान जैसी जगहों के भी नागरिक हैं, यानी आपके जो है आपके पूर्वज जो है, यानी आपके जो है फैमिली की प्रीवियस जनरेशन या उससे प्रीवियस जनरेशन अगर वहाँ नेपाल भूटान जैसे कंट्री से है और वो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं फर्स्ट जनवरी 1962 तक या उससे पहले ही शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पे, तो आप उन और उनकी फैमिली से अगर आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बात एक और अच्छी होती है कि आप देखिए दूसरे राज्य दूसरे कंट्री से भी आते हैं तो वहाँ पे कंट्रियों में भी आपको बोल दिया गया है कि कुछ कंडीशन लगा के आपको बोल दिया है कि हाँ वो भी आपका जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। आपकी 1 जून 2023 में जितनी एज होगी वही मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एज की आपको बता देता हूँ। अगर आप ऑफिसर स्केल 3 के लिए अप्लाई करेंगे यानी कि सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर होता है, स्केल 2 मैनेजर होता है और स्केल 3 जो होता है वो सीनियर मैनेजर होता है, यानी कि मैनेजर से बड़ा। यहाँ पर जो है स्केल 3 वाले जो सीनियर मैनेजर हैं उसकी पोस्ट के लिए बोला गया है कि कम से कम 21 साल और 40 साल के बीच में अगर कैंडिडेट है तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें आपको डेट भी दे दी गई है जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आप इस डेट के बीच में अगर आपका बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये डेट आपको रखी गई है। आपको वैसे तो ईयर भी बता दिए कितने से कितने के बीच में, और उसके अलावा यहाँ पर आपको डेट भी दे दी गई है ईयर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, तो आपको अच्छे से पता लग सके कि आपको यहाँ पर मेनली कितने उम्र का होना चाहिए। सेम मैनेजर के लिए भी बताया गया है, यहाँ पे आप मैनेजर के लिए भी देख सकते हैं। मैनेजर के लिए 32 ईयर मैक्सिमम रखी गई है, उसके बीच में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 एज मैक्सिमम रखी गई है। और असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है यहाँ पे 18 से 28 एज जो है यहाँ पे रखी गई है। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट SC ST है तो उनको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, और जो OBC वाले होंगे उनको जो है यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर में 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों को 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो इस तरीके से इस पूरे टेबल को आपको ध्यान से देख लेना है, नोटिफिकेशन के अंदर सारा कुछ प्रेजेंट होगा। ये आपके रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी, कास्ट और डिसेबिलिटी पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन यहाँ से मिल जाएगा। रिजर्वेशन रहेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपके लिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रिजर्वेशन भी है यहाँ पर जॉब वैकेंसी में भी, कि कुछ वैकेंसी इन कैंडिडेट्स के लिए फिक्स है। बाकी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है हियरिंग इम्पेयर्ड कैटेगरी। अब देखिए ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में आते हैं, जिसमें देख सकते हैं आप डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है कि भाई सुनने में दिक्कत हो रही है कैंडिडेट को, तो डिसेबिलिटी है। तो इसको आप देख सकते हैं अच्छे से आपके हिसाब से जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि आप जिस भी डिसेबिलिटी में आते हैं तो वो आप यहाँ से अपना चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके लिए गाइडलाइन भी रखी गई है डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए कि आपको स्क्राइब अगर यूज़ करना है, स्क्राइब मतलब आपकी जगह कोई और पेपर करे, आपको अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए भी आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, वो आपको भरना होगा। अब देखिए एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। अब देखिए ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्या बोला गया है कि अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको कुछ बताया गया है कि अगर आप एक्स सर्विस मैन वाले, एक्स सर्विस मैन कौन होते हैं, जो पहले कभी आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री और ऐसी जैसी में अगर पहले कभी काम कर चुके हैं तो वो जो है एक्स सर्विस मैन ESM में आ जाते हैं वो कैंडिडेट। तो उनके लिए भी लिखा हुआ है क्योंकि वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। ये EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए बोला गया है कि कुछ कंडीशंस हैं वो आप देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी देखी कब तक की जाएगी, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट तक, मतलब कि 21 जून 2023 तक आप जितना पढ़े हैं वही क्वालिफिकेशन देखी जाने वाली है। अगर आप देखें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो वो आपकी चल जाएगी। यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मानिए कि आपको जो है एक लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि RRB की तरफ से बोला गया है। RRB मतलब कि आप देख सकते हैं IBPS की तरफ से आपको जो है यहाँ पर रीजनल
रूरल बैंक यानी कि आपके जो है रीजन वाइज जो है आपका ग्रामीण बैंक जो है उसमें आपकी जो लैंग्वेज आपको मैंने दिखाई थी ऊपर, वो लैंग्वेज जो भी आपको बोली गई है, आप उस हेड ऑफिस में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस जॉब में, उस स्टेट के उस हेड ऑफिस वाली आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। साथ में यहाँ पे आपको जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए जो है आपकी ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपको बोला गया आपकी बैचलर डिग्री होगी अगर किसी भी चीज़ में, तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। प्रेफरेंस विल बी एज गिवन कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन, अगर डिग्री उसकी एग्रीकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, तो ये आपकी प्रोफिशिएंसी रहेगी, प्रेफरेंस रहेगी। मतलब एग्रीकल्चर में जिसकी डिग्री होगी तो उसको पहले मिलेगी, फिर हॉर्टिकल्चर और इस तरीके से डिग्री आपकी देखी जाने वाली है। मतलब यहाँ पर ये है डिग्री तो किसी भी चीज़ में एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन किसी भी फील्ड से हो जाएगी, लेकिन आपकी प्रेफरेंस जो है ये रहेगी। सेकंड, इसमें जनरल बैंकिंग में बोला गया, जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए आप देखेंगे जो सेकंड स्केल की थी उसमें भी आपकी बैचलर डिग्री बोली गई है 50% मार्क्स के साथ। अगर वो डिग्री जो है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, और एग्रीकल्चर और इन सारे फील्ड में है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन अ बैंक, अगर आपके पास 2 साल का बैंक के अंदर ऑफिसर के तौर पर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। यानी इस वाले पोस्ट के लिए आपके पास जो है मैनेजर की पोस्ट के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 यानी कि आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर, इस पोस्ट के लिए आपके पास 1 साल का जो है यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो ये आप देख के चलें कि भाई यहाँ पर आपके किसी ना किसी पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है और उसकी पूरी क्वालिफिकेशन आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारा डिस्कस कर रहा हूँ एक एक चीज़, तो कोई भी यहाँ पे चीज़ छूट नहीं रही है, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्रेडिट हिस्ट्री है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पर आपको कितनी पे करनी है, ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 इनके लिए आपको 175 रुपीज़ पे करने हैं। SC ST PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को 850 रुपीज़ जो है बाकी जितने भी कैंडिडेट रह गए उनको करना है पे, इंक्लूसिव ऑफ GST। एक्सक्लूसिव मतलब हो जाता कि भाई इसके बाहर है GST, इंक्लूसिव मतलब शायद इसके अंदर इंक्लूड है GST, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ऑफिस असिस्टेंट जो है मल्टीपर्पज़ के लिए, इसमें आप देखेंगे तो अगर आप मैं आपको जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए बताऊँ तो 850 रुपये पे करने हैं, और अगर आप दूसरी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो आपको इस पोस्ट के लिए जो है 175 रुपीज़ पे करने हैं। तो इस तरीके से फ़ीस है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी उस वाली दोनों पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है या 2 से ज़्यादा पोस्ट के लिए, तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, तो उसमें ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका जो है नेम ऑफ टेस्ट में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन यहाँ पर रखी गई है कि कॉम्पोजिट टाइम ऑफ जो है यहाँ पे मतलब 45 मिनट का समय रखा जाएगा, आपको यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बता देता हूँ, ऑफिसर स्केल 1 के लिए रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन आएंगे और 45 मिनट आपको जो है यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कम से कम कट ऑफ लानी पड़ेगी दोनों टेस्ट के अंदर, उसको पास करने के लिए, तभी आपको जो है आगे चल के आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, यानी आप मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे, और तभी जो है उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम के लिए। देखिए यहाँ पे बता दिया गया है साफ आपको, तो ये बात आपको याद रखनी है। मेन आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं एक और चीज़, जो नेक्स्ट यहाँ पर है मेंस, जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा, पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हो गया यानी प्री एग्ज़ाम होगा, स्टेज है यहाँ पे, एक पहले प्री एग्ज़ाम होगा फिर मेन होगा। मेन में आप अगर आप प्री पास कर लेते हैं कट ऑफ के हिसाब से तो मेन एग्ज़ाम होगा। मेन में आप देखेंगे तो आपका असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और ये सारे सेक्शन होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर का यहाँ पे जो है समय आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको समय भी दे रखा है यहाँ पे और सब दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ,
कॉल लेटर जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद आपको कॉल लेटर आएगा मेंस के लिए। मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा और बाकी सारे आपके पेपर्स चेक होंगे जो आप फॉर्म भरते समय सबमिट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड ऑफिसर स्केल 1। अब देखिए यहाँ पे नेम लिखे हुए, जैसे स्टेट आंध्र प्रदेश में अगर आपका कहीं भी एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर जो मीडियम होगा एग्ज़ाम का वो इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में रहेगा। अब ये बात समझिए, जिस राज्य में आप रहते हैं और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें और हिंदी इंग्लिश दोनों इन तीनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा ही होगा। जैसे आप देखेंगे बिहार में हिंदी इंग्लिश में हो रहा है, गुजरात में हिंदी इंग्लिश और गुजराती में भी हो रहा है। सेम इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कर्नाटका में कन्नड़ा और कोंकणी और इंग्लिश हिंदी इन भाषाओं में एग्ज़ाम होगा। तो अब देखिए इनमें क्या है, अगर आपको नहीं आती वो लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक आती है तो आप उसमें भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको हर सेंटर पे एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर, मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, एग्ज़ाम में जो लैंग्वेज होगी वो आपको मिलेगी। तो ये आपको सारा लिखा हुआ है। जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो था जो स्केल सेकंड का था उसके लिए भी यहाँ पे पूरा टेबल के अंदर यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, पैटर्न पूरा दिया गया है और ऐसे ही स्पेशलिस्ट कैडर के लिए भी दिया गया है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर एक एक चीज़ अपना जो भी आपको जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना है उसका सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। रॉन्ग आंसर की पेनल्टी है यहाँ पर। आपका जो है रॉन्ग आंसर अगर आप देते हैं, मैं प्रीलिम्स और मेंस और सिंगल लेवल एग्ज़ाम सबकी बात कर रहा हूँ, सब में आपका 1/4 मार्क्स काटा जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 0.25 मार्क्स जो है हर उस क्वेश्चन के गलत होने पर आपके टोटल जो सही आंसर के मार्क्स होंगे उसमें से वो काट लिया जाएगा। कट ऑफ स्कोर आप देख सकते हैं कैसे डिसाइड होगा, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। कट ऑफ इसका कैसे डिसाइड की जाएगी वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपको मैंने ऊपर बताया कि कैसी लैंग्वेज होगी। अब एग्जामिनेशन सेंटर तो अलग अलग राज्य में होने वाले हैं क्योंकि अलग अलग राज्य में बैंक हैं, RRB हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं किसकी होगी किसकी नहीं होगी। इंटरव्यू एप्लीकेबल ओनली फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिसर। इंटरव्यू सिर्फ स्केल 1 सेकंड थर्ड के लिए होगा। बाकी जो आपका ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट थी उसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। फाइनली आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा और आपको जॉब मिलेगी। प्रोविज़नल अलॉटमेंट यानी कि आपको अलॉटमेंट होगी कि आपको कहाँ जो है किस स्टेट में किस बैंक के अंदर जॉब मिली है, तो उसको आप बोलते हैं प्रोविज़नल अलॉटमेंट। तो वो आपको कराई जाएगी, IBPS की तरफ से ही कराई जाएगी जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आपके हिसाब से आपने जो ऑप्शन चुने होंगे उनमें उसके हिसाब से मिल जाएगी। नहीं तो वहाँ जगह नहीं होगी तो IBPS अपनी तरफ से भी आपको वहाँ पे अलॉट कर सकता है जॉब। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको अपना राशन कार्ड दिखाना है या ड्राइविंग लाइसेंस दिखा देना, विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज। देखिए ये नहीं दिखाने हैं राशन कार्ड और लर्नर यानी आपको ड्राइविंग लाइसेंस ये सब नहीं दिखाना है। मेनली आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई एक ID प्रूफ जो फोटोग्राफ के साथ हो ऐसा दिखाइएगा तो आपका एक्सेप्ट होगा। यहाँ पर आपको देखिए बोला गया है रफ शीट आपको मिल जाएगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो रफ शीट वहाँ पर होगी रफ वर्क करने के लिए, जिससे कि आपको ये बात पता रहे और आपको ये रफ शीट सबमिट करनी है एग्ज़ाम होने के बाद जब आप एग्ज़ाम देके आ जाए। आपको मास्क पहनना है, अगर पेंडेमिक के हिसाब से अगर आपको बोला गया है कि मास्क पहनने हैं कोविड के वजह से, तो आप मास्क मास्क पहनेंगे और वो सारे जो है रूल्स मानेंगे। एग्ज़ाम सेंटर को छोड़ने से पहले आपको रफ शीट सबमिट कर देनी है। अब अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई के लिए आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको वेबसाइट पर आना है, IBPS की वेबसाइट पे आएंगे। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे वेबसाइट पे, उसके बाद ही आप जो है अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल ID और मोबाइल नंबर चाहिए होता है, उसके बेस पर आप आसानी से जो है रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं IBPS की वेबसाइट पे। और जिसमें आपकी अपनी कुछ डिटेल्स डालते हैं, अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम और बस ये सब डाल के एड्रेस डाल के और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद आप जो है फॉर्म भर पाते हैं। फ़ीस आपको बता दी थी मैंने अभी, जो फ़ीस बताई थी वही फ़ीस होगी आपकी। कैटेगरी वाइज फ़ीस है यहाँ पे।
ऑनलाइन मोड में फ़ीस सबमिट की जाएगी और ऑनलाइन मोड में ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करता हुआ। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि आपको बोला गया है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एनी स्टेशनरी आइटम, जैसे कि आपका पेपर हो गया, चिट हो गई, या फिर आप पेंसिल बॉक्स, ये सब कुछ भी जो है आप वहाँ पर ना ले जाएं, क्योंकि सब आपको रफ शीट और पेन वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। कोई भी आपको मोबाइल स्मार्ट डिवाइसेस नहीं ले जाने, तो ये सब आपको एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 21 जून तक आप फॉर्म भरिए, अभी से लेकर 21 जून तक आराम से फॉर्म भरिए। और इसमें जो है आप प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग के लिए आप एक कॉल लेटर को जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। 10 जुलाई से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और एग्ज़ाम जो होगा इसका वो जो है 17 जुलाई से इसका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर ट्रेनिंग किस कैंडिडेट को मिलेगी वो आप ऊपर देख सकते हैं। मैंने एक बार आपको कुछ बताया भी था, ट्रेनिंग होगी इसमें प्री एग्ज़ाम से पहले। जिनको करनी हो वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं जो सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स के लिए हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट, आपको जब ये जॉब के लिए अलॉटमेंट जो होगा वो जनवरी 2024 में अलॉटमेंट होगा, आप देख सकते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर लग जाएगा, तब तक जाके आपको जो है यहाँ पे अलॉटमेंट होगा इस जॉब के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था वैकेंसी में आपको आगे चल के बताऊंगा स्टेट वाइज और कास्ट वाइज। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपके जो 3 बैंक के हेड ऑफिस हैं, एक आपका आंध्र प्रगति ग्रामीणा बैंक, और एक आपका चैतन्य गोदावरी ग्रामीणा बैंक, और एक आपका सप्तगिरी ग्रामीणा बैंक। तो इन तीनों के अंदर क्या बोला गया है, SC ST कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी है, जनरल की अलग वैकेंसी है। टोटल अगर आप देखेंगे तो आपको आंध्र प्रगति बैंक के अंदर 499 वैकेंसी टोटल है, सारी मिला के, डिसेबिलिटी वाली भी और कास्ट वाली भी। तो ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और इस तरीके से अलग अलग राज्य की लिखी हुई है वैकेंसी। आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से अपने राज्य के अंदर कि आपके राज्य के अंदर कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखिएगा, यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 के लिए है। आप देखेंगे तो ऑफिसर स्केल 1 की टेबल है ये। इसी के नीचे इसी के नीचे जो है ऑफिसर स्केल सेकंड की टेबल है। आप देखेंगे तो ऑफिसर स्केल सेकंड जो कि एग्रीकल्चर ऑफिस की है, ऑफिसर की है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ऑफिसर स्केल में यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिस ही नहीं है, ऑफिसर ही नहीं है सिर्फ, और भी ऑफिसर्स हैं। मैंने आपको दिखाया था हॉर्टिकल्चर भी था, और भी फॉरेस्ट्री था, और फाइनेंशियल भी था ऑफिसर, और बहुत सारे ऑफिसर्स थे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं है यहाँ पे। देखिए स्केल 2 में ही आपका एक मार्केटिंग ऑफिसर है, उनकी भी यहाँ पे वैकेंसी लिखी हुई है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला ऑफिस मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी लिखी हुई है ये आपकी। यहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर की टोटल वैकेंसी भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप संख्या देख रहे हैं टोटल वाली, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। मार्केटिंग ऑफिसर में टोटल एक ही वैकेंसी है। सेम इसी तरीके से ट्रेसरी ट्रेसरी मैनेजर की भी लिखी हुई है, और लॉ ऑफिसर की भी लिखी हुई है। तो इस तरीके से वैकेंसी हैं, आप देख सकते हैं, सबकी यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप पोस्ट में अप्लाई करने से पहले ज़रूर देखें कि आपके वहाँ आपके उस राज्य में, उस बैंक में, उस पोस्ट के लिए जॉब है भी या नहीं। आप अप्लाई करने से पहले इस चीज़ को ज़रूर देखें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होने वाले हैं। आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा आंध्र प्रदेश के अंदर, वो आपका अनंतपुर और चिराला, गुंटूर और काकीनदा और कदापा और कुर्नूल, नेलोर, ऐसी जगहों पर होगा। तिरुपति और विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और ऐसी जगहों पर आपके इसके सेंटर होंगे। सेम आंध्र प्रदेश के अंदर ही मेंस का एग्ज़ाम जो होगा और सिंगल एग्ज़ाम जो होगा वो विजयवाड़ा, गुंटूर और कुरनूल में होगा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मेंस के सेंटर प्रीलिम्स से बहुत कम है। मेन एग्ज़ाम के सेंटर वो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रीलिम एग्ज़ाम बहुत बच्चे देंगे, जितने एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे सब दे सकते हैं, लेकिन जो प्रीलिम पास करेंगे वही मेन एग्ज़ाम को देंगे। तो उनकी संख्या जो है काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम एग्ज़ाम जो है निकाल पाएंगे इस एग्ज़ाम को। तो इस तरीके से सारे सेंटर आप चेक कर सकते हैं, पूरा इस टेबल में दिया हुआ है।
आपको अपलोड कैसे करने हैं डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ का साइज़ रखा गया है। आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि भाई आपको कैसे फॉर्मेट करना होता है किसी भी इमेज को, किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कैसे सेट करते हैं उसका, जेपीजी से जेपीईजी में कैसे करते हैं, या पीएनजी में कैसे करते हैं, पीडीएफ में कैसे करते हैं, या फिर हम जो है फाइल्स जो होती हैं उनमें जो है उनका साइज़ कम कैसे करते हैं, केबी से एमबी, एमबी से जीबी, ऐसे में कैसे करते हैं। तो ये भी आप जाके देख सकते हैं। सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है, उसका भी यहाँ पे साइज़ रखा गया है और फॉर्मेट भी रखा गया है। देखिए यहाँ पे SC ST का फॉर्म है। SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट को ये फॉर्म भरना है जिनको एज में छूट चाहिए होगी। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था SC ST को एज में छूट है, और आपके OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर का छूट है। जितने भी ईयर का था ऊपर उस तरीके से आपको छूट देख लेनी है। और अगर आपको चाहिए, जैसे कि किसी पोस्ट के लिए 32 एज रखी गई है, किसी के लिए 28 रखी है, किसी के लिए 40 भी रखी है, 41। तो इस तरीके से आपको देखना है, अगर जिसकी एज उससे ऊपर हो गई है और वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है और वो किसी ऐसी कैटेगरी से है जिसको रिलैक्सेशन होगा, तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। इस सर्टिफिकेट को ज़रूर भर के ही अटैच करें फॉर्म के साथ और फिर ही अप्लाई करें, तभी आपको एज में वो छूट मिल पाएगी, वो फ़ायदा जो है एज के अंदर मिल पाएगा। ये EWS का फॉर्म है, आप देख सकते हैं। ये EWS का फॉर्म है, इसमें आपको फॉर्म में सब कुछ भर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप क्या क्या भरेंगे, सर्टिफिकेट नंबर होगा, डेट होगा, आपने कब अप्लाई किया था, कितने से कितने समय का वैलिड है वो, आपको अपना नाम डालना है, फादर का नाम डालना है, अपना एड्रेस डाल देना है, पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना है, पिन कोड डाल देना है। साथ में यहाँ पे आपको इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पर आपको अपना फ़ोटोग्राफ जो है यहाँ पर चिपका देना है। इसको सबसे पहले प्रिंट कराएंगे, उसके बाद ही आप ये सब फिल करके पूरा फिर इसको अपलोड करेंगे। तो ये पूरा फॉर्मेट है, सारे फॉर्म्स का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इसी तरीके से रहेगा। देखिए हम आ गए लास्ट पेज पे नोटिफिकेशन के। तो हमने पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर लिया है इस जॉब का। हमें यहाँ पे शायद आपको अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा इस जॉब से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये बैंकिंग यानी बैंक के अंदर जॉब है। पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर जितने भी आपके बैंक हैं उनके हेड ऑफिस के अंदर ये जॉब रहेगी। उन हेड ऑफिस के अंदर किस किस पोस्ट पे जॉब है मैंने वो डिस्कस कर लिया। एज आपको बता दी, सिलेबस आपको बता दिया है, एलिजिबिलिटी बताई है, और साथ में क्वालिफिकेशन बताइए आपको किसी ना किसी पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए और किसी किसी स्पेसिफिक फील्ड में चाहिए, तो वो सब मैंने आपको बताया है। और सिलेबस भी आपको बताया है, और आपको बाकी सारा कुछ जो है लिंक जो होंगे इन सब के वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इस जॉब से रिलेटेड नहीं होगी। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जॉब जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन की तरफ से है, जिसके अंदर आपके जो है रूरल यानी कि रीजनल रूरल बैंक यानी आपके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितने बैंक होते हैं उनके जो हेड ऑफिस होते हैं उनके अंदर ये कुछ पोस्ट हैं जिसके ऊपर ये जॉब निकाली गई है, जिनको जो है 8,612 पदों पर वैकेंसी के ऊपर निकाला गया है, जो कि काफ़ी हद तक बड़ी संख्या है जिसके ऊपर ये जॉब जो है निकाली गई है। जो भी इसके लिए एलिजिबल हो आपको सब कुछ बता दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी देरी के। इसका लास्ट टाइम जो दिया गया है वो 21 जून 2023 रखा गया है, यानी कि 21 जून 2023 तक फॉर्म भरिए और अप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ था, और बाकी आप कमेंट में सब कुछ बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो इस चीज़ से रिलेटेड तो हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको मेनली एक बार दिखा भी देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है बैंकिंग की साइट ही है, सेम बैंक की साइट है, CRP RRB 12th, ये आपका 12th फेज़ है जिसकी ये जॉब निकाली गई है। इसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 लिंक दिए गए हैं। ये तीनों लिंक है। पहला लिंक जो है आपका ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, दूसरा लिंक जो है ऑफिसर स्केल 1 के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, और थर्ड जो है वो सेकंड स्केल और थर्ड स्केल के ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए। 1 जून को आया है, बिल्कुल कल ही आया है नोटिफिकेशन, जिसको मैंने पूरा यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं करूँगा एंड, और मिलेंगे हम नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।